चलिए, वेलकम वंस अगेन आज के इस क्लास में। आज का सेशन आपके चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड होगा। चैप्टर नंबर 3 है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। लास्ट चैप्टर्स में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में जाना है। अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर आपको लेके चला जाए तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी आपको आगे इन कंटेंट्स में, उस पर हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। बेसिकली अगर देखा है तो आपने चैप्टर 1 में दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ा है आपने बैलेंस शीट और दूसरी चीज पढ़ी है आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मात्र यही दो चीजों की जरूरत होगी आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। साथ ही साथ इस बात को आप याद रख लीजिएगा, मैं लास्ट सेशन से आपको कहते आ रहा हूं कि आपके जबान पे बैलेंस शीट होना चाहिए, आपके जबान पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल होना चाहिए, तभी आपके लिए ईज होगा क्वेश्चंस बनाने में। तो अगर जिनके जबान पे है अच्छी बात, जिनके जबान पे नहीं है वो अपना मैटर अपने साइड से सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, उधर वो पीछे से देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करे किसी भी तरीके से, वो आपकी एक अपनी पॉइंट रहेगी। बट जब आप एग्जामिनेशंस में बैठे तो आप इस बात को अपने दिमाग में लेके बैठिएगा कि बैलेंस शीट का हर एक हिस्सा आपको याद हो। इट्स लाइक कि नॉन करंट में क्या क्या जाता है, करंट में क्या क्या जाता है, लायबिलिटीज के सेक्शंस में क्या क्या है, असेट्स के सेक्शंस में क्या क्या है, क्योंकि आपको आपने प्रैक्टिस भी किया होगा कि आपको हेड्स और सब हेड्स बताने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हेड्स और सब हेड्स याद है विच मींस आपको पूरा पूरा बैलेंस शीट याद है। और एक्चुअली देखा जाए तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज में आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही बनाना होता है, बस उसके डेटाज में आपको थोड़े बहुत अंतर इधर उधर करने होते हैं। हम आज के क्लास में बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट की, कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। देखिए भाई, जहां तक कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात आती है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस का एक छोटा सा क्या है, टूल है, जिसमें आप दो या दो से ज्यादा सालों के जो डेटाज हैं आप उनको एब्सोल्यूट फिगर्स या परसेंटेज में लाके कंपेयर करते हो और एनालाइज करते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हो अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। ठीक है, आगे के अगर आप पेजेस को देखोगे जो कि आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पेज है, पेज नंबर 3.1 हो या 3.2 हो, आप देखोगे इसमें पूरी की पूरी कहानी थियोरी पे बेस्ड है। ठीक है, इस कहानी को आप खुद से पढ़ लेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है इस पे हमने ऑलरेडी लास्ट सेशंस में डिस्कशन कर रखा है, और काफी डीपली डिस्कशन हमने उस पे करा था जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस पे जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है उस पर बात कर लिया था। अभी बात करने की मुझे लगता है कि कोई जरूरत है। अब बात आती है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जरूरत क्यों है। ठीक है, हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्यों बनाए, तो वही बात आती है कि हम एनालिसिस क्यों करें, क्योंकि जब सवाल उठ जाता है कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्यों बनाएं तो सवाल अपने आप वहां पे पहुंच जाता है जहां पे सवाल नया तैयार हो जाता है कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों करें। सिंपल सी चीज है, डेटाज अपने आप में सब कुछ नहीं बोलते, बहुत सारे डेटाज होते हैं, हम अपने जरूरत के डेटाज को हटाते हैं, डेटा को इजीली प्रेजेंट करते हैं, हमें कंपेयर करने में आसानी होती है, हमें ट्रेंड जानने में आसानी होती है, हमें लिक्विडिटी जानने में आसानी होती है, हम चेंज इजीली फाइंड कर पाते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है। तो आप फाइनेंशियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंस या रीजंस को आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट के रीजंस में भी मेंशन प्रेजेंट कर सकते हो। इससे अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका पेज नंबर 3.3 पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के नीचे है पर्पस और यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे कहता है कि डेटा को सिंपलर और अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करने के लिए आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने की जरूरत होती है। उसका कहता है टू इंडिकेट द ट्रेंड, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। टू इंडिकेट द ट्रेंड का मतलब क्या, ये पता करना कि लास्ट ईयर्स में कंपनीज की प्रॉफिट्स या ग्रोथ या सेल्स या कॉस्ट में क्या फर्क पड़ते आया है, ये चीजें देखना ही अपने आप में एक ट्रेंड कहा जाता है। उसके बाद आपके सामने है कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कंपनी की वीक पॉइंट्स को देखना। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट इट्स लाइक अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि साल दर साल कंपनी का कॉस्ट तो घटते जा रहा है लेकिन कंपनी की रेवेन्यू बढ़ नहीं रही है। तो उसके पीछे हमें कहां पे काम करना है, हमें मार्केटिंग पे काम करना है, हमें सामान बेचने पे काम करना है, कि हमें इंटरनली काम करना है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा इंटरनल मैटर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक्सटर्नल मैटर हमारा वीक पॉइंट बन जाता है। तो ये चीज हो जाती है। साथ ही साथ फर्म की परफॉर्मेंस देखना या फर्म की एवरेज परफॉर्मेंस देखना भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आप बहुत सारे सालों के डेटा को एक टेबल पे लाके एनालाइज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अगर और कुछ भी देखा जाए तो और क्या है, और आपके सामने आ जाता है टेक्निक्स,
ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस के प्रोसेस में जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसको कितने टेक्निक के तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के कितने टेक्निक है, नहीं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में डेटास को प्रेजेंट करना या फिर इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के कितने टेक्निक्स हैं, ये यहां पे कहा गया है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बनाने के टेक्निक की बात की जाती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता तो एक ही तरीके से है, उसका जो इंफॉर्मेशन डिड्यूस किया जाता है, जो उसका इंफॉर्मेशन एनालिसिस प्रेजेंट किया जाता है, उसके तरीके हैं। जैसे आप सिंपली एब्सोल्यूट फिगर में रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपके सामने दिया हुआ है कि आपने 2018 में जो रेवेन्यू कमाई थी वो 2 लाख था और 2019 में आपने रेवेन्यू कमाई वो 2,50,000 है। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 18 का 2 लाख और 19 का 2,50,000। लोग को दिख भी रहा है, लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट फिगर में है, ठीक है। दूसरा यहां पे कहता है कि आप यहां पे एब्सोल्यूट डेटा में तो दिखाइए ही दिखाइए, लेकिन आप चेंज को एब्सोल्यूट डेटा में दिखाइए। इट्स लाइक कि अगर मैं कहूं कि 18 में आपकी रेवेन्यू 2 लाख थी और 19 में आपकी रेवेन्यू 2,50,000 थी, या फिर मैं ये कहूं कि 18 से 19 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपकी रेवेन्यू में जो बदलाव आया है वो 50,000 पॉजिटिव आया है। ये भी एक बात है। तो मैं 2 लाख और 2,50,000 एब्सोल्यूट ऐसे लिखूं, या फिर मैं कहूं कि 50,000 आपकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, ये चेंज को एब्सोल्यूट फिगर में दिखाने का एक तरीका है। समझे इस बात को? समझे? चलिए उसके आगे यहां पे कहता है कि आप ये बताइए कि एब्सोल्यूट डेटा परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा है या परसेंटेज वाइज कितना घटा है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2018 से 2019 के बीच में देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 25% से बढ़ा है, ठीक है। तो आपको बस पता क्या करना है, आपको बस पता करना है 18 का डेटा, आपको 19 का भी पता चल जाएगा और आपको चेंज एब्सोल्यूट फिगर में कितना हुआ ये भी पता चल जाएगा। तो ये आपके सामने तीसरा टेक्निक हो गया रिजल्ट को प्रेजेंट करने का। चौथा टेक्निक कहता है कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन रेशियो। कंपैरिजन मतलब आप यहां पे 18 और 19 का जो डेटा है आप रेशियो में प्रेजेंट कर रहे हो। तो 18 और 19 का डेटा रेशियो में कैसे आएगा? एक होगा 1:1:2.5 और 1:2.5, इसी तरीके से होगा ना। जैसे अगर 2,18,000 का है और 2,50,000 19 का है, तो अगर आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? 1.25 रेशियो। अच्छा रेशियो 5/4 5:4 हाँ 5:4 एग्जैक्टली 5:4 मतलब 5:4 आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली डेसिमल में भी प्रेजेंट कर सकते हो कि 1.5 गुना, ठीक है। 1.5 गुना नहीं कह सकते, 1.25 आप इसको 1.25 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी क्या आप इसको क्यूमुलेटिव फिगर या एवरेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यूमुलेटिव फिगर और एवरेज में कुछ इस तरीके से देखना, आपके सामने डेटा क्या दिखाता है। जैसे 16, 17, 18, 19 क्या है आपके सामने? एक है 16, 17, 18 और 19। 16 में आपका कितना रेवेन्यू दे रहा है? 2,10,000। उसके बाद कितना दे रहा है आपके सामने? 1,80,000, ठीक है। उसके बाद 2 लाख है और उसके बाद 2,50,000 है। अब आपने 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, ठीक है, क्यूमुलेशन पढ़ा था, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते थे। तो हम क्या करते थे? हर एक को जोड़ते चले जाते थे। तो हर एक को जोड़ के आप यहां पे अपना डेटा प्रेजेंट कर दीजिए, लगभग कितना आ जाएगा? 8,40,000, ठीक है। तो ये तो आपका क्यूमुलेटिव, मतलब पिछले 4 सालों में कंपनी ने जो रेवेन्यू कमाई है वो है 8,40,000, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कंपनी की एवरेज रेवेन्यू क्या रही है, तो 8,40,000 को डिवाइड कर दो किससे? 4 से, आ जाएगा 2,10,000। तो आप ये कह सकते हो कि कंपनी एवरेजली 2,10,000 के आसपास हर साल रेवेन्यू जनरेट कर रही है या फिर कमाई जनरेट कर रही है। आप ये देखो, ठीक है, 16 में 2,10,000 था, एवरेज से 17 में कम हो गया, 18 में 17 के कंपैरिजन में तो बढ़ा लेकिन एवरेज से स्टिल कम रहा, लेकिन 19 में ये एवरेज को भी क्रॉस कर गया। तो ये है कि क्यूमुलेटिवली आप रिप्रेजेंट कीजिए और आप इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो ये एक बेसिक सा फंडा आपके सामने रखा जाता है कि आपके सामने मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने डेटास को, अपने रिजल्ट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का तरीका नहीं बदलेगा, किसी भी टूल्स का आप इस्तेमाल करें। क्लियर? चले भाई, अब यहां पे जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक टर्म है जो कि एक ब्रॉडर टर्म है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे सामने दो चीजें रखी गई थी। पहला था बैलेंस शीट और दूसरा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम दो चीज बनाएंगे। पहली चीज होगी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या होगी? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और जो दूसरी चीज होगी वो होगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट एग्जैक्ट बैलेंस शीट के जैसा होगा और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का जो फॉर्मेट होगा वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। बस कुछ कॉलम्स यहां पे बढ़ा दिए जाएंगे। और अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूं तो एज पर द नंबर ऑफ ईयर्स आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रेफरेंस दे के आप कह सकते हो कि लगभग दो कॉलम्स एक्स्ट्रा बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि एक एब्सोल्यूट फिगर्स वाले चेंज वाला कॉलम होगा और आपके सामने एक परसेंटेज वाला कॉलम रखा जाएगा। जैसे अगर मैं इलस्ट्रेशन की बात करूं तो आप पेज नंबर 3.7 पे आइए। किस पे आइएगा? 3.7 पे आइएगा। यहां पे आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1 रखा गया है। क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 1। इस इलस्ट्रेशन को देखिए, कहता है following are the balance sheets of X Limited as at 31st March 2019 and 2018। मतलब यहां पे एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम X Limited है, उस कंपनी के बैलेंस शीट के डेटा आपके सामने दिए हुए हैं। 18 का भी डेटा है और 19 का भी डेटा है। तो ये तो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि बना बनाया एग्जैक्ट ऑन फॉर्मेट आपके सामने बैलेंस शीट उतार दिया है। अब आपसे कहता है नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको इस बैलेंस शीट के बेसिस पे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या करना है? बनाना है। अब जरा समझिएगा, जनरली इस बात को समझिएगा, आमतौर पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो करंट ईयर का डेटा हम कहां लिखते हैं? पहले लिखते हैं। और जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसका डेटा हम बाद में लिखते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे तो उसमें बस यहां पे चेंज हो जाता है। एज पर सीबीसी गाइडलाइंस, when we prepare comparative statement, then we present the current year's data afterwards the previous year। मतलब प्रीवियस ईयर पहले लिखा जाएगा और करंट ईयर बाद में लिखा जाएगा। तो नॉर्मली बैलेंस शीट में क्या होता था? नॉर्मली बैलेंस शीट में हम 19 का पहले लिखते थे और 18 का बाद में लिखते थे। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मली बैलेंस शीट में होता था। लेकिन जब हम कंपैरेटिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम 18 वाला पहले लिखेंगे और 19 वाला बाद में लिखेंगे। यहां पे हम कंपैरेटिव की बात करेंगे, बस ये फंडा चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो बस साल लिखने के तरीके बदलाव होगा। सवाल है, सर ये बदलाव क्यों हो जाता है? बदलाव इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पीछे एक बेसिक छोटी सी सोच जुड़ी हुई है। जैसे अगर आप अपने आज को कंपेयर करना चाहते हो तो आप कल से कंपेयर करोगे। क्या करोगे? कल से कंपेयर करोगे। तो आप पास्ट सामने रखोगे और पास्ट से कंपेयर करोगे प्रेजेंट को। तो ये हो जाता है आपका पास्ट, और पास्ट से आप कंपेयर करते हो प्रेजेंट को, और ये हो जाता है आपका प्रेजेंट। तो ये सीक्वेंसिंग का बस एक छोटा सा तरीका है, और इस तरीके को बनाए रखने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, यहां पे बस इस साल की जगह क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं रखा जाता। अब देखिए, जैसे आप जनरली बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? आपके सामने पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है, साथ साथ आपके सामने नोट भी होता है। क्या होता है? अगर देखा है तो आपके सामने पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर्स के बाद क्या होता है? नोट नंबर, ठीक है। उसके बाद अपने सालों की बात करते हो। साल में अगर पहला साल देखा जाए तो आपके सामने जनरली क्या होता है? नॉर्मल बैलेंस शीट में करंट ईयर, और उसके बाद आपका क्या होता है? प्रीवियस ईयर। लेकिन हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पहले क्या रखा जाएगा? प्रीवियस ईयर। उसके बाद क्या रखा जाएगा? करंट ईयर।
तो आप यहां पे देख भी सकते हो कि सबसे पहले इन्होंने प्रेजेंट किया है 18 का डेटा और उसके बाद इन्होंने प्रेजेंट किया है 19 का डेटा। तो आप यहां पे 18 की बात करोगे और उसके बाद आप यहां पे 19 की बात करोगे। क्लियर क्या? ठीक है, 18 19 हमने प्रेजेंट किया, ये हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। इसके आगे 2 कॉलम और जोड़ दिया जाएगा। एक कॉलम आपके सामने रहेगा एब्सोल्यूट चेंज का। क्या होगा? एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा कि मान लेते हैं आपकी करंट लायबिलिटी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपकी करंट लायबिलिटी, ठीक है, 2008 में थी 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख। और 2019 में हो गई 3 लाख। कितनी हो गई? 3 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 1 लाख। तो यहां पे एब्सोल्यूट चेंज में क्या लिख दिया जाएगा? 1 लाख। क्लियर क्या? अब इसके बाद आपके सामने उस चेंज को आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे। किसमें रिप्रेजेंट करोगे? परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे। और इसीलिए आप यहां पे लिखते हो परसेंटेज चेंज। आप प्रॉपर परसेंटेज चेंज लिखोगे, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखोगे तो आपके सामने कितना परसेंट चेंज दिख रहा है? 1/2 into 100, 50%। 50% आपको दिख रहा है कि मतलब 2018 में जितनी भी करंट लायबिलिटीज थी उसमें 50% की बढ़ोतरी आपको यहां पर दिख रही है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 50%। और आपके सामने पॉजिटिव चेंज है ना, बढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये अगर घटा हुआ होता तो आप इसको नेगेटिव बैलेंस के तरीके से ब्रैकेट में बस क्या करते? रिप्रेजेंट करते। इस बात को समझे? अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मान लू अपना करंट असेट, किसकी बात करते हैं? करंट असेट की। अब करंट असेट आपका 2018 में 10 लाख था। कितना था? 10 लाख था। लेकिन 2019 में हो गया 8 लाख। कितना हो गया 2019 में? 8 लाख। तो यहां पे चेंज हुआ, ठीक है, बढ़ा है घटा? घटा। कितने से घटा? 2 लाख। तो 2 लाख पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो आप यहां पे 2 लाख तो लिखोगे, लेकिन आप इसको ब्रैकेट में डाल दोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से 11 से बताया जा रहा है कि जब कोई भी अमाउंट ब्रैकेट में डाला जाता है तो वो एक नेगेटिव बैलेंस दिखाता है। तो चलो भाई 2 लाख। अब हमें परसेंटेज चेंज पता करना है, कितना परसेंट चेंज हुआ? 20%। इस 20% को भी आप कहां डालोगे? नेगेटिव में, विच मीन्स ये दिखाता है कि मेरा करंट लायबिलिटी 50% से बढ़ गया है और मेरा करंट असेट 20% से घट गया है। यही कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है आपको समझाने के लिए। तो अब अपने इलिस्ट्रेशन का नीचे सोल्यूशन देखिए, आपको मे भी समझ में आएगा। इक्विटी लायबिलिटीज मतलब पूरा मैटर हूबहू उन्होंने उतार दिया है। बस आप देख लीजिए कि बैलेंस शीट में जो आपके सामने क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है वहां पे पहले 19 है, बाद में 18 है, लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 18 वाला पहले लिख रहे हैं, 19 वाला बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एब्सोल्यूट चेंज भी निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एब्सोल्यूट चेंज भी निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट चेंज में हम क्या कर रहे हैं? तो हम माइनस कर रहे हैं। किसमें से किसको माइनस कर रहे हैं? तो आप यहां पे देख रहे होगे हम अपने करंट में से माइनस कर रहे हैं प्रीवियस को। किसमें से माइनस कर रहे हैं? करंट में से माइनस कर रहे हैं प्रीवियस को, क्योंकि करंट में से ही प्रीवियस बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि इस बात पे जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम किसमें से किसको घटाएंगे। बहुत लोग ये देखते हैं कि कंपनी पे इफेक्ट पॉजिटिव पर है नेगेटिव पर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपकी लायबिलिटी बढ़ना, बहुत सारे बच्चे मान लेते हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अरे भाई ये बेवकूफी वाला काम मत कीजिएगा। हम बस यहाँ पे अर्थमेटिकल इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे अकाउंटिंग इफेक्ट्स नहीं दिखा रहे हैं। और कौन बेवकूफ आपको कह देता है कि लायबिलिटी बढ़ना नेगेटिव इफेक्ट है? नहीं है। जब आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आप जब यहाँ पे 1000 रुपए से लाख रुपए कंपनी, लाखों से करोड़ अरबों डॉलर की कंपनी पे पहुंचेंगे तो आपकी लायबिलिटीज नहीं बढ़ेगी क्या? आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो अकाउंटिंग इफेक्ट इज डिफरेंट थिंग एंड अर्थमेटिक इफेक्ट इज डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे अर्थमेटिक इफेक्ट को लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे अकाउंटिंग इफेक्ट को लेके नहीं चलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाने के लिए। और हमेशा हम आज में से कल को घटाएंगे,
हम देखें कि हम अभी कितना बढ़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लाख में से 2 लाख घटाया तो मेरे पास 1 लाख पॉजिटिव आया, और यहाँ पे 2 लाख नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि मैंने 8 लाख में से 10 लाख को इसमें से घटाया है। तो इसलिए हमेशा करंट में से आप प्रीवियस को डिडक्ट करोगे, जो भी बैलेंस आपको देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कहीं ना कहीं आके स्टैंड जरूर करेगा। क्लियर क्या? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले शेयर कैपिटल है। 2018 में आपका शेयर कैपिटल 5 लाख था, 2019 में आपका शेयर कैपिटल कितना हो गया 10 लाख। तो आपके सामने कितना चेंज है 5 लाख का चेंज है, तो कितने परसेंट का चेंज है तो 100% का चेंज है। बस आपको यही कर देना है और कुछ नहीं करना, आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और एब्सोल्यूट चेंज के बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। जरा आइएगा क्वेश्चन नंबर 1। आगे पेज नंबर 3.22, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3.22, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। 3.22 मिला? चलिए 3.22 के सबसे नीचे ही आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज एज एट 31 मार्च 2017 एंड 16 प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। अब समझिएगा जरा, क्योंकि छोटी छोटी बातें यहां पे लोग मिस कर देते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को आप मिस मत कीजिएगा। आप बैलेंस शीट तो एज एट बनाते हैं, ठीक है, ये भी आप एक स्टेटमेंट ही बना रहे हैं, ठीक है, ये भी आप एक एनालिसिस ही कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी तो कुछ नाम होगा। हाँ, इसके ऊपर भी नाम होगा उस फर्म का जिस फर्म का एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप बना रहे हो, और वो तारीख होगी जिस तारीख को आप बना रहे हो। तो जिस डेट पे बैलेंस शीट दिखाया जाता है एज एट का फंडा, यही फंडा आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे भी लगाया जाता है। जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना कहे कि कौन सी तारीख को एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, तब तक आप अज्यूम करते रहेंगे कि जिस डेट को बैलेंस शीट है उसी डेट को हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। जैसे यहां पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताता है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 एंड 16। तो आप अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट को भी एज एट पे ही ले जाओगे और 31 मार्च को ही लेके जाओगे, आप उसमें डेट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। ऊपर का हेडिंग मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके फॉर्मेट का हिस्सा है, सी बेसिस पे मार्क्स डिडक्ट करने की पावर रिटेन रखता है, और टीचर्स भी बहुत बार यहां पे एक्स्ट्रा भी काट लेते हैं। तो आप इससे खेल मत कीजिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स और परफेक्ट स्कोर की एक उम्मीद लेके चलते हैं तो। चलिए अब यहां पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा बैलेंस शीट आपके सामने उतार दिया है। आपको बस करना क्या है कि आपको फिर से बैलेंस शीट उतारना है, लेकिन इस बार कॉलम्स बढ़ा देने हैं आपको, ठीक है। जैसे आपके बैलेंस शीट में मात्र 2 कॉलम अमाउंट का था, अब यहां पे आपको उसी अमाउंट के साइज का 4 कॉलम तैयार करना है। पहला होगा पर्टिकुलर्स एज इट इज, नोट नंबर एज इट इज, फिर होगा यहां पे पुराने साल वाला डेटा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है 17 और 16, तो आप पहले 16 का डेटा लिखेंगे, उसके बाद 17 का डेटा लिखेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आपके सामने परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है। हाँ, नोट नंबर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत बार लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी नोट डाल देते हैं कुछ बातों के लिए, जिन बातों को उनको बाद में बताना होता है। तो बैलेंस शीट हूबहू उतार दिया जाएगा, बस 2 कॉलम और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, हम मिलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद। चलिए वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मेजरली आप सभी से बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी बन चुका होगा अगर आपने बनाने की कोशिश की होगी तो। जो ऑनलाइन सेशन में है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बना लेंगे क्योंकि इजी है। सिंपली बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अगर पता है तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको याद होगा तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हम एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जोड़ के टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं। सॉरी गलत बोल दिया मैंने।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम को जोड़ते हैं तो टोटल रेवेन्यू निकलता है। टोटल रेवेन्यू में एक्सपेंसेस घटाते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटाते हैं तो मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एग्जैक्ट आप यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो फॉर्मेट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में बताया गया था, दैट्स कॉल्ड चैप्टर नंबर 1। वहां भी आपको पता था कि हम 2 साल के डेटा को लेके चलते हैं, जिसमें हम करंट ईयर को पहले रखते थे, प्रीवियस ईयर को बाद में रखते थे। ये हमारा बेसिक सा पैटर्न है, ठीक है। अब हम अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाते हैं तो इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट के रेफरेंस में हमें यहां पे बस कुछ कुछ अंतर करना होता है, कुछ कुछ चीजें बदलनी होती हैं, पर्टिकुलर्स सेम रहेगा, ठीक है। यहां पे साल बदलेंगे। साल में अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में आएगा। बाकी जो दोनों चीजें आपने बनाई है इससे पहले, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट फिगर्स, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज, ठीक है। जो चेंज था हमने एब्सोल्यूट दिखाया था और फिर हमने परसेंटेज दिखाया था। वो सारी चीजें क्या रहेंगी, एज इट इज सेम रहेंगी, इसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे। ये सीबीएसई वाली बात है। आईसीएसई में टाइम भी नहीं बदला गया है, ठीक है। आईसीएसई का अगर आप पैटर्न देखोगे तो उसमें करंट ईयर तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर, वेदर आप बैलेंस शीट में देखो या फिर आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट में देखो, वेदर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देखो या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देखो, वहां पे साल भी नहीं बदला हुआ। बट सीबीएसई वाले को कंपैरेटिव में साल को इधर उधर कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलूं तो आप आइएगा पेज नंबर 3.12 इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। उस इलस्ट्रेशन नंबर 4 से पहले याद रख लीजिएगा, उस इलस्ट्रेशन नंबर 4 से पहले आपका दिया हुआ है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। आप देख रहे होंगे पेज नंबर 3.11 पे, वहां पे आपको दिख रहा होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19, ठीक है। तो आपको ये भी मैंने बताया है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर हम पहले लिखते हैं और हम यहां पे करंट ईयर बाद में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो आप यहां पे साफ साफ देखेंगे, एक मिनट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप यहां पे साफ साफ देखेंगे कि हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2018, ठीक है। बैलेंस शीट में ये लिखा जाता है, जब हम दोनों साल के बैलेंस शीट को लेके प्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2018। लेकिन जब हम यहीं पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2019। मतलब जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम साल को भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हम स्टेटमेंट पे लिखेंगे, और जब हम बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे तो हम उस साल को वैसे ही लिखेंगे जैसे हम उसके हेडिंग में लिखेंगे। तो हेडिंग इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हेडिंग इग्नोर कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम नॉर्मली बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट की हेडिंग डालते हैं। हेडिंग में हम क्या डालते हैं, एज एट 31 मार्च करंट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर। ये समझ में आया। लेकिन जब इसी बैलेंस शीट का हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसकी हेडिंग में क्या लिखेंगे, उसकी हेडिंग में लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2019। मतलब कंपैरेटिव में प्रीवियस पहले आएगा और करंट बाद में आएगा। लेकिन नॉर्मल बैलेंस शीट या नॉर्मल पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपका करंट ईयर पहले आएगा और प्रीवियस ईयर बाद में आएगा। तो इस हेडिंग में भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक आपके लिए थोड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। कंफ्यूजन आपके लिए, आईसीसी के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है।
मैंने कहा आईसीसी एक्सेप्शन है, आईसीसी एज इट इज फॉलो करेंगे। उनके लिए हर जगह पहले करंट बाद में प्रीवियस, हर जगह, वेदर वो बैलेंस शीट हो या उनका कंपेरेटिव हो, ठीक है। सीबीएसई वाले के लिए एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, नॉट एज पर एनी कंपनीज एक्ट और एनी व्हाटएवर एक्ट, एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस जब हम बैलेंस शीट बनाएं या फिर हम यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, उसकी हेडिंग में करंट ईयर पहले प्रीवियस ईयर बाद, लेकिन जब हम इन दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में लिखना है। इन दोनों की हेडिंग में डिफरेंस है, अगर आप हेडिंग में गलती करें तो ये फॉर्मेट में गलती मानी जाएगी। समझ में आया? चलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए, तब जाके आप कंपैरेटिव जान पाएंगे। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये अज्यूम करके मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूं। क्लियर क्या? आप आइएगा पेज नंबर 3.11 पे। पेज नंबर 3.11 पे आप पहले फॉर्मेट देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स का हिस्सा सेम है, वेदर कंपैरेटिव की बात करें या पेनल की बात करें, दोनों हिस्सा सेम रहेगा। नोट नंबर एज इट इज रहेगा, साल में बस बदल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि 17-18 पहले है और 18-19 बाद में है, मतलब प्रीवियस पहले है और करंट बाद में है। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज जैसे हमने बैलेंस शीट में निकाला, और उसके बाद परसेंटेज चेंज एज इट इज हम यहां पे निकालेंगे और कोई भी अंतर नहीं होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कहता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ असम टी लिमिटेड फॉर कंसेक्यूटिव 2 years। मतलब यहां पे जो डेटा दिया हुआ है वो एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर क्या? इसमें साल वाल नहीं लिखा गया स्टेटमेंट के हेडिंग में, तो आप यहां पे साल वाल भी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लिखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साल है तो आप पे लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का नाम भी आप लिख भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19 का भी दिया हुआ है, 18 का भी दिया हुआ है। अदर इनकम 19 का भी है, 18 का भी है। एक्सपेंसेस 19 का भी है, 18 का भी है। इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे एप्लीकेबल होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कितना अमाउंट है? 19 में 40% है, तो 18 में आपके सामने 35% है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स इट। देखो भाई, फॉर्मेट आप एज इट इज फॉलो कर रहे हो। अब फॉर्मेट पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपके सामने क्या लिख रहा है? पर्टिकुलर्स। उसके बाद आपके सामने क्या है? नोट नंबर। फिर 17-18 पहले है और फिर 18-19 आपका बाद में है। आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि 19 पहले 18 बाद में है, लेकिन सोल्यूशन में जब हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो हमारा 18 पहले है, 19 बाद में है। बाकी हमारे सामने एब्सोल्यूट चेंज दिख रहा है, तो उसके बाद हमारा परसेंटेज चेंज भी हमारे सामने दिख रहा है। देखो कैसे बनाया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपका 17-18 का, फिर आपका 18-19 का भी दिया हुआ है। चेंज निकालना है, देख रहे हो चेंज कैसे निकल रहा है? तो आपका चेंज आ रहा है कहां में से? 19 में से घटा रहा है 18 को, मतलब करंट में से घटा रहा है प्रीवियस को। तो कितना आ रहा है आपके सामने? 15 लाख, परसेंटेज निकाल दे रहा है। उसके बाद जब अदर इनकम ऐड कर रहा है तो इनकम का भी चेंज, अदर इनकम का, और यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज। उसका जब टोटल रेवेन्यू निकाल रहा है तो उसका भी चेंज और उसका भी परसेंटेज चेंज। उसके बाद जब एक्सपेंसेस घटा रहा है तो हर चीज का, टैक्स का भी याद रख लीजिए कि टैक्स में कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज, मतलब हर हिस्से का यहां पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपको रिप्रेजेंट करना है। और इसी फॉर्मेट पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा। PR वाला 21. चलिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप सभी से बन चुका है। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आप सभी ने बना लिया होगा। और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न पे हैं। बस आपको समझना है कि उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट अगर आपको पता है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।
लगभग 14 क्वेश्चंस हैं आपके मेन एक्सरसाइज में और बाकी आई थिंक रिमेनिंग 10 या 15 और क्वेश्चंस हैं आपके एडिशनल सेक्शंस में। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। कहीं पे कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछिएगा। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में यहां पे बस मैटर करता है कुछ कुछ बातें। पहली बात फॉर्मेट, ठीक है। दूसरी बात टाइम, मतलब ईयर या डेट जो भी आप कहें। तो सबसे पहले अगर आप कंपैरेटिव की बात करते हैं तो प्रीवियस पहले, करंट बाद में लिखा जाता है, फिर आपके सामने एब्सोल्यूट चेंज और फिर उस चेंज का परसेंटेज। दैट्स इट। ये 4 चीज आपको याद रखनी है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो कि आपको याद ज्यादा करने की जरूरत है। इसी पे कंपैरेटिव आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम पूरा कवर कर लेंगे कॉमन साइज को। कॉमन साइज भी काफी ज्यादा इजी है, वो भी एक सेशन में आराम से कवर हो जाएगा, जैसा कि कंपैरेटिव एक सेशन में कवर हो गया। क्लियर? सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो थैंक यू।